Good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. Everyone, please confirm, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो राज पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम सर। तो राज सारी क्लासेस फॉलो नहीं करी क्या? हैव यू नॉट फॉलोड ऑल द क्लासेस? क्यों भाई राज, हैव यू फॉलोड ऑल द क्लासेस? आंसर विल बी नो, क्योंकि अगर सारी क्लासेस फॉलो की होती तो तुम्हें ज़रूर पता होता कि मैं कहाँ से हूँ। आई बिलोंग टू कानपुर, आई एम फ्रॉम कानपुर। चलो, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। और हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था अपना डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट का। तो डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट में जो पहला टॉपिक था दैट वाज द डिज़ाइन फैक्टर्स। तो दो फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। पहला था मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन और दूसरा था आपका रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस। अब तीसरे फैक्टर की बात करेंगे, देन वी विल गो फॉर द स्ट्रेस एनालिसिस। और इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस एनालिसिस वाला पार्ट क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। देन वी विल हैव वन मोर लेक्चर जो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली 6 PM पे, और वहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे जॉइंट्स के बारे में कि रिजिड पेमेंट के केस में कौन कौन से जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं और उन जॉइंट को डिज़ाइन करने का क्या कंसेप्ट है, क्या क्राइटेरिया है। तो दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट डिस्कशन। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और यहाँ पर बातचीत अभी होगी थर्ड फैक्टर की, एंड थर्ड फैक्टर वाज, तो तीसरा फैक्टर जो है आपका दैट इज द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन, अब इसका कंसेप्ट क्या है देखिए। यहां पर आप गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो इट इज द रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ द पेमेंट इफेक्टिव इन रजिस्टिंग द बेंडिंग मूवमेंट। जब आप व्हील लोड अप्लाई करेंगे, व्हील लोड अप्लाई करने की वजह से देयर विल बी द बेंडिंग इन द केस ऑफ पेमेंट। पेमेंट में बेंडिंग होने वाली है और उस बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए पेमेंट का कितना एरिया है जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, पेमेंट का कितना एरिया है जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट यू कैन कैलकुलेट। और उसी के लिए आपने टर्म डिफाइन किया रेडियस ऑफ द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको स्मॉल बी से। दो केस हैं, बी की वैल्यू होगी √1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 h। कब? जब आपके ए की वैल्यू लेस देन है 1.724 h से। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 1.724 h, तो बी तो हमें पता चल गया, बी है आपका इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन। एच भी हम जानते हैं थिकनेस ऑफ द पेमेंट, एच इज द थिकनेस ऑफ द पेमेंट। टर्म ए क्या है बेटा? ए इज द रेडियस ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया। तो जहां पर भी पेमेंट और टायर, अभी आपने बोला था कि सर एक्चुअल में ये एरिया जो होगा वो इलिप्टिकल होगा, बट एनालिसिस के लिए हम लोगों ने इसको सर्कुलर कंसीडर कर लिया है। तो इसकी जो रेडियस है दैट इज गोइंग टू बी ए। कितना पेमेंट का सरफेस, पेमेंट का कितना पोर्शन है, पेमेंट का कितना पोर्शन है जो इफेक्टिवली इसको रजिस्ट कर रहा है, इसकी रेडियस को आपने बोला है बी। इसकी रेडियस को आपने बोला है बी। तो मैंने क्या बोला कि अगर ए की वैल्यू 1.724 h से कम है तो इस तरीके से आप बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1.724 h, तो डायरेक्टली बी विल बी इक्वल टू ए। डायरेक्टली यहां से बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। तो ये दोनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द, और सारे पैरामीटर्स आपको गिवन होते हैं। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कंडीशन, जिसके बेसिस पे आप इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन कंप्यूट कर सकते हैं। तो तीनों डिजाइन फैक्टर्स क्लियर हैं भाई। के कैसे निकाल सकते हैं? मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन। दूसरा डिस्कशन आपने किया रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस, और तीसरा इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन। ऑल दीज 3 पैरामीटर्स आर क्लियर टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे अगर ये तीनों डिजाइन और तीनों ही डिजाइन पैरामीटर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में। तो रेडियस ऑफ द रिलेटिव, सर ये वो रेडियस है जो रजिस्टिंग करेगी बेंडिंग। यस बेटा, ये आपके पेमेंट के उस पोर्शन की आप बात कर रहे हैं, उस पोर्शन के रेडियस की बात कर रहे हैं जो इफेक्टिवली बेंडिंग को रजिस्ट करेगा ड्यू टू द अप्लाइड व्हील लोड पी, ड्यू टू द अप्लाइड व्हील लोड पी। तो वो जो एरिया होने वाला है पेमेंट का, उसकी रेडियस है स्मॉल बी, उसकी रेडियस है स्मॉल बी। स्मॉल ए है जो टायर और पेमेंट का कॉन्टेक्ट एरिया है, उसकी रेडियस स्मॉल ए है। एंड एच इज द थिकनेस ऑफ द पेमेंट, एच इज द थिकनेस ऑफ द पेमेंट। क्लियर है बेटा बहुत सभी को? आगे बातचीत कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, वो है स्ट्रेस एनालिसिस इन द रिजिड पेमेंट। अब सबसे पहले समझो कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं हमारे रिजिड पेमेंट में, कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं। फिर हम ये भी समझते हैं कि ये स्ट्रेस एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी कुछ बेसिक जैसे आरसीसी नहीं पढ़ा हुआ है, सोम भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट उनको समझने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। देखो बेटा, आरसीसी का मतलब होता है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी में हम क्या करते हैं, कंक्रीट के साथ साथ रीइंफोर्समेंट सरिया को यूज करते हैं, स्टील बार्स को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कोई भी मेंबर हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मेंबर हम बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, और जब हम इस पर लोडिंग अप्लाई करेंगे तो लोडिंग अप्लाई करने की वजह से बेटा क्या होता है, इस मेंबर में अलग अलग तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अभी इस डिस्कशन में आपको काम आएंगी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिन्होंने बेसिक नहीं कवर कर रखा उसके लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी एक बॉडी है, इसको मैं खींचूं इस तरीके से, पुल अप्लाई कर रहा हूं, तो इसमें टेंशन अप्लाई कर रहा हूं, मैं टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूं। इस मेंबर को मैं कंप्रेस भी कर सकता हूं, समथिंग लाइक दिस, यस और नो। इस मेंबर को मैं ऐसे बेंड भी कर सकता हूं, यस और नो। तो बेंडिंग की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो स्ट्रेसेस जो आपके होते हैं उनको हम लोग मेजरली बोलते हैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, और इसके बाद अगर हम बात करें तो बेंडिंग की वजह से टेंशन और बेंडिंग की वजह से कंप्रेशन। तो एक टर्म आया था फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन बेंडिंग टेंशन। तो देखो टेंशन तो ऐसे भी दे रहे हैं हम लोग, और टेंशन तो इसको बेंड करके भी दे सकते हैं। पेन है मेरे पास कोई? एक मिनट रुको। चलो, मैं ढूंढने तो गया था पेन, लेकिन मुझे मिल गया अपने भतीजे का पूरा कलेक्शन। हाँ, अब सही है, अब हाईवे पढ़ने में और मजा आएगा। ये देखो, ये देखो, यही है एक्सेल। परेशान हो एक्सेल एक्सेल। पूरे सब्जेक्ट में गाड़ी को तुमने ऐसे देखा है तो दो पहिए दिखते थे। फ्रंट एक्सल रेयर एक्सल, फ्रंट एक्सल रेयर एक्सल, दोनों एक्सल में एक एक व्हील है। और ये सब काम आएगा। कलेक्शन बहुत है लड़के के पास, देख रहे हो। अभी ढूंढने गए थे पेन, तो मिल गया उसके पूरे कलेक्शन। देख रहे हो, एक से एक गाड़ियां हैं। इतनी तो हमारे पास नहीं, देखो। अलग ही खेल रहा है लाइफ में ये देखिए। ये देखिए, हर मॉडल है इनके पास, देख रहे हैं आप। और इससे तो हम लोग अपना काम चला ही रहे थे। और ये सब काम आएगा। तो चलो, मैं कुछ तुम्हें स्ट्रेसेस के बारे में बातचीत कर रहा था। मैं कुछ स्ट्रेसेस के बारे में तुम लोग को बता रहा था। कंटिन्यू करते हैं। काम आएगा, बढ़िया है। हाँ?
अरे मेरा चलता रहता है उसके साथ। एक भी अगर इधर उधर हुई ना, आएगा तो निपटा देगा हमें। हाँ, एक भी, सब गिन के जाता है, सब गिन के जाता है, उसको पता है कानपुर में उसकी कितनी गाड़ियां हैं। और उसको कोई डाउट ही नहीं है इस बात का कि अगर उसकी कोई भी गाड़ी गायब हुई है तो उसमें किसका हाथ है। मतलब इस बात में उसको कोई डाउट ही नहीं है, उसको पता है कि ये गाड़ी मेरी कुर्बान हुई है तो कहाँ पे कुर्बान हुई है। कई बार होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते टूट जाती है, हैं? तब फिर होता तांडव। चलो ठीक है, तुम लोग के लिए ये भी सही। हम्म। देखो भाई, जरा ध्यान से समझना, ये एक पेन है। अब इसको अगर मैं इस तरीके से पुल करूं तो भी तो स्ट्रेसेस तो भी तो स्ट्रेसेस तो भी तो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, यस और नो। अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो भी तो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं इस मटेरियल में, यस और नो। अगर मैं इसको इस तरीके से बेंड कर रहा हूं, देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से बेंड कर रहा हूं तो देखो यहां पर टॉप में टेंशन दिख रही है, देखो वाइट हो गया। और यहां पर आपको बॉटम में बेटा देखने को मिलेगा कंप्रेशन। ये मान लो एक फाइबर है, टॉप फाइबर, ये है बॉटम, टॉप फाइबर और ये है बॉटम फाइबर। अगर मैं इसको इस तरीके से बेंड करता हूं तो टॉप में तुम्हें दिख रही होगी टेंशन और बॉटम में दिख रहा होगा कंप्रेशन। फील हो रहा है? दिख रहा है यस और नो? दिख रहा है यस और नो? टेंशन और कंप्रेशन दिख गया। तो हमारे साथ साथ एक हमारे शियर स्ट्रेसेस भी होते हैं। तो जब कोई मेंबर होता है उसमें लोडिंग आप अप्लाई करते हैं तो उसमें मल्टीपल टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। अच्छा, जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर तरीके के स्ट्रेसेस को बियर करने की क्षमता हमारे मेंबर में होनी चाहिए। वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस भी बियर कर पाए, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी बियर कर पाए, शियर स्ट्रेसेस को भी प्रॉपरली बियर कर पाए, बेंडिंग टेंशन को भी बियर कर पाए और बेंडिंग कंप्रेशन को भी बियर कर पाए। ये मैंने केवल आपको एक सिंपल सा डेमो दिया है। इन सभी स्ट्रेसेस के बारे में आप बहुत डिटेल में बात करेंगे जब आप आरसीसी की डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है? तो एज ऑफ नाउ इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो वो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है। अब होता क्या है बेटा, हर मटेरियल की अपनी क्षमताएं होती हैं, हर मटेरियल की अपनी एक क्षमताएं होती हैं। जैसे अभी मैंने इसको जब पेन को इस तरीके से पुल किया था तब ये नहीं टूटा, लेकिन जब मैंने इसको बेंड किया तो इसके हाल खराब हो गए, यस और नो? तो क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी थी बेंडिंग को रेजिस्ट करने की, उससे ज्यादा के मैंने इसमें लोड अप्लाई कर दिए, तो जो डेवलप्ड स्ट्रेसेस थे वो इसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गए, तो ये मटेरियल फेल कर गया। मटेरियल फेल कर गया इसका मतलब मेंबर फेल कर गया। तो होता क्या है कि कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कंक्रीट कंप्रेशन को तो बहुत अच्छे से बियर कर सकता है। कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बट कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। कंक्रीट को टेंशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और जब हम मेंबर बनाएंगे, कोई भी मेंबर बना रहे हैं, तो उसमें तो टेंसाइल स्ट्रेसेस भी आएंगे। तो अगर वो मेंबर हम केवल कंक्रीट से बना देते तो जब टेंसाइल स्ट्रेसेस आते तो कंक्रीट फेल हो जाता। बात समझ पा रहे हो? तो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उनको बियर करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए हम इसी कंक्रीट के साथ साथ क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। अब इमेजिन करो, इसके अंदर मैं इसको खोल के एक पतला सा स्टील का वायर डाल दूं। जस्ट इमेजिन, इसी पेन में इसका इसको खोल के इसके अंदर मैं एक स्टील का पतला सा वायर डाल दूं और तुम्हें तब मैं जब इसको मोड़ूंगा तब ये बेंड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसके साथ वायर को यूज किया तो क्या हुआ, अब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो थी, टेंशन को बियर करने की क्षमताएं जो थी वो इंक्रीज कर गई, यस और नो? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। कंक्रीट कंप्रेशन को तो अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है, बट कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। इसीलिए हम लोग कंक्रीट के साथ रीइंफोर्समेंट को भी यूज करते हैं, इसीलिए हम कंक्रीट के साथ स्टील के बार्स को भी यूज करते हैं, सो दैट हम अपने मेंबर की, अपने स्ट्रक्चर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव कर पाए। जब टेंसाइल स्ट्रेंथ आए तो कंक्रीट उसको बियर कर ले।
अभी जो हम मेन रोड बना रहे हैं यहाँ पर, मेन रोड का जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो है सीसी की स्लैब, सीमेंट कंक्रीट की स्लैब। अब इतने डिस्कशन से तो तुम ये समझ चुके हो कि कंक्रीट को परेशानी किससे है। कंक्रीट को परेशानी है कंप्रेशन टेंशन से, ना कि कंप्रेशन से। टेंसाइल स्ट्रेसेस अगर ज्यादा होंगे तो कंक्रीट फेल कर जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेसेस अगर डेवलप हो गए तो कंक्रीट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमारे इस पेमेंट में कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। स्ट्रेसेस अगर आ रहे हैं तो किन किन रीजन की वजह से स्ट्रेसेस आ रहे हैं, पहले हम ये बात समझेंगे। फिर हम देखेंगे वो जो स्ट्रेसेस हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है। फिर हम देखेंगे उन स्ट्रेसेस का नेचर क्या है, वो कंप्रेसिव हैं या टेंसाइल हैं, वो कंप्रेसिव हैं या टेंसाइल हैं। और जब सारे स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड और नेचर हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम वो कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे जहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस हो रहे हैं मैक्सिमम। क्योंकि जहां पर ज्यादा टेंशन कंक्रीट को, वहीं पर समस्या, तो हमारी कंक्रीट फेल ना हो जाए, इसलिए हम वर्स्ट कॉम्बिनेशन निकालना चाह रहे हैं। कंप्रेशन से प्रॉब्लम क्यों नहीं है कंक्रीट को? यार अभी तो मैंने बोला हर मटेरियल की एक क्षमता होती है, हर मटेरियल की एक स्पेसिफिकेशन होती है, हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। कभी कभी कैसी बातें कर जाते हो, हाँ? अरे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इंसान 2 पैरों पे चलता है और जानवर 4 पैरों पे चलते हैं। तो अब तुम पूछोगे इंसान को 2 पैरों पे चलने क्यों, 2 पैरों पे ही क्यों चलता है? 4 पैरों पे चलने पे प्रॉब्लम क्यों नहीं है? समझ गए भाई? तो ये मटेरियल स्पेसिफिकेशन है, हैं? समझ गए ना? तो मैं ये बताना चाह रहा था, क्योंकि यहां पर कोई एक तरीके का स्ट्रेस तो डेवलप हो नहीं रहा है, यहां पर मल्टीपल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, उनके नेचर को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, सो दैट बेटा हम ये पता कर पाए कि किस लोकेशन पे कहां पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। और अगर हम अपने स्लैब को इस तरीके से बना दें, इस तरीके से डिजाइन कर दें कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ को, स्ट्रेसेस को भी अगर हमारी स्लैब बियर कर जाएगी, तो हमारी कंक्रीट की जो स्लैब है वो हमेशा सेफ रहेगी। अदरवाइज अगर आपने इस क्रिटिकल कॉम्बिनेशन को, इस मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस को कंसीडर नहीं किया, तो क्या होगा, तो क्या होने वाला है? तो मटेरियल आपका स्लैब जो है आपकी फेल कर जाएगी। क्लियर है? अब हमें ये स्ट्रेस एनालिसिस का पार्ट क्या करना है, परफॉर्म करना है। चलिए भाई, तो पहले समझते कौन कौन से स्ट्रेसेस आते हैं। एक तो स्ट्रेस आएगा हमारे रिजिड पेमेंट में ड्यू टू द व्हील लोड। अरे भैया व्हील लोड जब पेमेंट में मूव कर रहा है, व्हील लोड जब पेमेंट पे मूव करेगा तो ये भी तो स्ट्रेसेस लाएगा, इसकी वजह से भी तो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। यस और नो? बिल्कुल डेवलप होंगे सर। दूसरा है टेम्परेचर स्ट्रेसेस, दूसरा है टेम्परेचर स्ट्रेसेस, क्योंकि पेमेंट तुम्हारी रिजिड है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में टेम्परेचर स्ट्रेसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब यहां पर पेमेंट क्या है, रिजिड है। तो आपने बोला सर यहां पर 2 तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, एक होता है वार्पिंग स्ट्रेसेस और एक होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्या होते हैं। हर एक मटेरियल का एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, हर एक मटेरियल का एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। जब कभी भी टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, उसकी वजह से उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं। तो जैसे आपने कोई भी एक रोड बनाई, तो वहां पर टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस कौन कौन से डेवलप हो सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन को 12 बजे आप किसी रोड पे जाइए, टेम्परेचर होगा कुछ ना कुछ। उसी रोड पे रात को 12 बजे जाइए, एक ही दिन की बात कर रहे हैं, 24 आवर्स में बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? अभी जैसे आज अच्छी धूप निकली हुई है, तो 12 बजे टेम्परेचर यहाँ पे मान लो 16 डिग्री है, रात को 12 बजे जाओगे तो टेम्परेचर होगा 6 डिग्री। टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ कि नहीं हुआ? तो इस टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से हमारे पेवमेंट में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे या नहीं होंगे? हमारे पेवमेंट में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कुछ स्ट्रेसेस, टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर,
उनको बेटा हम बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेसेस, उनको हम लोग बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेसेस। और कुछ स्ट्रेसेस हमारे पेमेंट में डेवलप होते हैं ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन। अभी ठंड के टाइम पे एक टेम्परेचर होगा एक रोड पे एक टाइम पे, और अभी जून में आके देखना उसी रोड पे क्या टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर का सीजनल वेरिएशन भी तो हो रहा है, यस और नो। टेम्परेचर का सीजनल वेरिएशन भी तो हो रहा है। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उनको बेटा हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। तो दो टाइप के टेम्परेचर स्ट्रेसेस होते हैं आपके रिजिड पेमेंट में, एक वार्पिंग स्ट्रेसेस और दूसरा होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। व्हील लोड के मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उनको आप बोलते हो व्हील लोड स्ट्रेसेस। डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उनको आप बोल लो वार्पिंग स्ट्रेसेस। और सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उनको आप बोल लो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। ये तीनों स्ट्रेसेस क्लियर हैं? बोलो, ये तीनों स्ट्रेसेस क्लियर हैं? ये तीनों स्ट्रेसेस की डेफिनेशन क्लियर है सभी को, यस और नो? इन तीनों स्ट्रेसेस की डेफिनेशन सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो अब अगला काम हमारा स्टार्ट होगा। अब हम सबसे पहले एक एक करके इन तीनों स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड और नेचर को निकालेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा और नेचर क्या होगा। जब मैग्नीट्यूड और नेचर समझ लेंगे फिर बात करेंगे स्ट्रेस एनालिसिस की, फिर बात करेंगे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन की, फिर बात करेंगे वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस की। चलें आगे, बोलिए भाई, कैन वी मूव फर्दर? आगे बातचीत की जा सकती है, यस और नो? आगे बातचीत कर सकते हैं। आइए तो पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं व्हील लोड स्ट्रेसेस का। अब देखो, व्हील लोड के स्ट्रेसेस को समझने के लिए हमने अपनी पूरी पेमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने ये वाले रीजन्स को बोल दिया कॉर्नर। ये पूरी पेमेंट हमारी स्लैब जो थी ये कॉर्नर रीजन्स हो गए, ये आपका हो गया इंटीरियर रीजन, और ये रीजन्स आपके हो गए एजेस। तो इस पूरी पेमेंट को स्ट्रेस की एनालिसिस करने के लिए हम लोगों ने 3 रीजन में डिवाइड कर दिया, इंटीरियर, एज और कॉर्नर। कोई तकलीफ? तो ये 3 रीजन ले लिया आपने, इंटीरियर, एज और कॉर्नर। ये आपके कॉर्नर हो गए, दिस इज द इंटीरियर एंड दीज आर द एजेस। ये एक कंक्रीट की स्लैब थी जिसको हमने 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। हर जगह हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे व्हील लोड की वजह से कैसे स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो अगर व्हील लोड स्ट्रेसेस की बात करें बेटा तो ये तुम्हें याद नहीं करने, नो नीड टू रिमेंबर, केवल मैं बता दे रहा हूं समझने के लिए। तो हमारे पास वेस्टरगार्ड साहब ने कुछ अपनी इंपीरिकल इक्वेशन दी, वेस्टरगार्ड साहब ने कुछ अपनी इंपीरिकल इक्वेशंस दी और बोला हमारी इक्वेशन की हेल्प से आप इन तीनों रीजन पे, इंटीरियर पे, एज पे, कॉर्नर पे स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से स्ट्रेसेस को? व्हील लोड स्ट्रेसेस को। तो वी कैन कैलकुलेट द व्हील लोड स्ट्रेसेस विद द हेल्प ऑफ द वेस्टरगार्ड इक्वेशन। जनरली इनको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, स्ट्रेसेस एट द इंटीरियर, स्ट्रेसेस एट द एज एंड स्ट्रेसेस एट द कॉर्नर यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सप्रेशन। सब पता तुम्हें यहाँ पर। P होता है व्हील लोड, H होता है थिकनेस ऑफ द पेमेंट, L होता है रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस, B होता है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन। ऑल दिस टर्मिनोलॉजी इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये सारे व्हील लोड पता है, थिकनेस पता है, L पता है, B पता है, तो इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे आप स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हील लोड स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर द वेस्टरगार्ड इक्वेशन। बोलो। तो these are the empirical formula for the calculation of the wheel load stresses। हो जाएगा? बोलो भाई। These are the empirical formula जिसकी हेल्प से इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे आप व्हील लोड स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द रिजिड पेमेंट। देखो, मैग्नीट्यूड इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड के लिए तो हमारे पास इक्वेशंस हैं,
प्रॉब्लम हमें है नेचर से, क्योंकि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, हमें टेंसाइल स्ट्रेसेस से प्रॉब्लम है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंक्रीट इज स्ट्रांग इनफ टू बियर द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। कंक्रीट इज, अभी एक कोई पूछ रहा था ना कि सर कंक्रीट टेंशन क्यों नहीं बियर कर पाती है, कौन पूछ रहा था? वाई कंक्रीट इज नॉट इन गुड इन टेंशन, कोई पूछ रहा था ना अभी, अभी किसी ने पूछा था ना वाई कंक्रीट इज नॉट गुड इन टेंशन, या फिर वाई कंक्रीट इज गुड इन, वाई कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, कोई पूछ रहा था ना अभी। अरे भैया एक तरीके से और समझा देता हूं, अभी आया एकदम से, मैंने कहा बता दें। हम सबके अंदर जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, बोलो, हम सबके अंदर इमोशंस होते हैं। तो गुस्सा भी आता है, हाँ? कितने तरीके के इमोशंस होते हैं? बहुत तरीके के इमोशंस होते हैं। फियर भी होता है, लव भी होता है, यस और नो? क्या आप सभी इमोशंस में इक्वली स्ट्रांग हैं? बताइए, बोलो, क्या आप सभी इमोशंस में इक्वली स्ट्रांग हैं? नहीं है। कुछ चीजें आप बहुत अच्छे से, मान लो अब जैसे जिसका भी डाउट था, अब वो एंगर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन फियर बहुत लगता है। तो ये अब ये तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अब इसमें हम क्या बता दें, बताओ? इफ यू आर वीक इन एनी पर्टिकुलर इमोशन एंड इफ यू आर गुड इन एनी पर्टिकुलर, स्ट्रांग इन एनी पर्टिकुलर इमोशन, इट्स योर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स योर कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ रहे हो? तो ऐसे ही कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को तो है उसमें, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है। क्लियर है बेटा? नाउ द पॉइंट इज क्लियर, नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो देखो, व्हील लोड स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकालना इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है यार, लेकिन एक कॉमन सेंस से एक बात बताओ, इसको देखो जरा, कॉमन सेंस से एक बात बताओ, व्हील लोड अगर सब जगह पी है, तो व्हील लोड अगर सब जगह पी है, और तुमने ये पूरे एरिया को, पूरे पेवमेंट को, पूरे स्लैब को 3 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, इंटीरियर, एज और कॉर्नर। बचपन में मुझे पढ़ाया गया था स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, या लोड अपॉन एरिया। और ये एरिया क्या होता था? रजिस्टिंग सेक्शन का एरिया। एक बात बताओ, सभी जगह लोड क्या सेम है? सभी जगह लोड क्या सेम है? बोलो, सभी जगह क्या यहां पर लोड आपको सेम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल। अरे हाँ, व्हील लोड तो सेम ही है ना हर जगह। अरे भैया, व्हील लोड बदल थोड़ा रहा है, जो व्हील आपका इंटीरियर पे जाएगा वही व्हील आपका एज पे जा रहा है, वही व्हील लोड आपका सी पे जा रहा है। कहां बदल रहा है? व्हील लोड तो सभी लोकेशंस के लिए सेम होगा, लेकिन कॉमन सेंस को देख, अप्लाई करके देखो कि यहां पर सबसे ज्यादा एरिया कहां पर दिख रहा है। सबसे ज्यादा एरिया आपको कहां पर दिख रहा है? सबसे ज्यादा एरिया दिख रहा है हमें इंटीरियर का। तो तुम्हें नहीं लगता है इंटीरियर पे जो स्ट्रेसेस होंगे व्हील लोड की वजह से वो सबसे कम होंगे? एरिया ज्यादा, स्ट्रेस कम। इंटीरियर के बाद आपको जो एरिया दिख रहा है वो दिख रहा है एज का, तो अब यहां पर अगले जो स्ट्रेसेस होंगे वो एज के होंगे, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेंगे व्हील लोड की वजह से कॉर्नर पे। व्हील लोड की वजह से सबसे ज्यादा जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो कॉर्नर वाले रीजन पे होंगे, क्योंकि वहां पर एरिया मिनिमम होगा। एरिया अगर मिनिमम है तो फॉर द सेम व्हील लोड स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम। ये ऑर्डर होना चाहिए, कॉमन सेंस तो ये बोलता है। दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ द व्हील लोड स्ट्रेसेस, दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ द व्हील लोड स्ट्रेसेस, यस और नो? यही ऑर्डर होना चाहिए, मानते हो कि नहीं?
This should be the order of the wheel load stresses. Wheel load stresses will be minimum at the interior, intermediate at the edges and maximum at the corner. IRC भी यही मानता है, IRC भी यही मानता है। तो IRC का भी यही कहना है कि इंटीरियर पे व्हील लोड स्ट्रेसेस सबसे कम होंगे, उसके बाद एजेस पे होंगे, और सबसे ज्यादा व्हील लोड स्ट्रेसेस जो होंगे वो कॉर्नर पे होंगे। सबसे ज्यादा जो व्हील लोड स्ट्रेसेस होंगे वो कॉर्नर पे होंगे। लेकिन जब आपने वेस्टरगार्ड इक्वेशन से इन स्ट्रेसेस को निकाला, खेल हो गया गड़बड़। जब आपने वेस्टरगार्ड इक्वेशन से इंटीरियर एज और कॉर्नर पे स्ट्रेसेस निकाले तो खेल हो गया गड़बड़। तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन अभी मैंने आपको बताई कि व्हील लोड स्ट्रेसेस एट इंटीरियर इज मिनिमम, इंटरमीडिएट एट एजेस और मैक्सिमम एट कॉर्नर होगा। प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि नहीं देखा? प्रैक्टिकली अभी हम लोगों ने देखा कि व्हील लोड स्ट्रेसेस शुड बी मैक्सिमम एट द कॉर्नर, मिनिमम एट द इंटीरियर एंड इंटरमीडिएट एट द एजेस। आपने भी देखा। लेकिन जब भाई साहब वेस्टरगार्ड इक्वेशन अप्लाई की गई, जब वेस्टरगार्ड इक्वेशन अप्लाई की गई तो इंटीरियर के स्ट्रेसेस तो मिनिमम आ रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन एज के स्ट्रेसेस मैक्सिमम आ रहे हैं और कॉर्नर के स्ट्रेसेस इंटरमीडिएट आ रहे हैं। चलो मैं लिख देता हूं। तो एज पर वेस्टरगार्ड, तो आपको यह ऑर्डर मिलना सबसे कम है इंटीरियर पे, फिर है कॉर्नर पे, और सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस आ रहे हैं एज पे। इन फॉर्मूले की हेल्प से जो स्ट्रेसेस मिले, इन फॉर्मूले की हेल्प से जो स्ट्रेसेस मिले उनका ये ऑर्डर आ रहा है। खेल हो गया गड़बड़। भैया एम्पिरिकल फॉर्मूले हैं तो कम से कम प्रैक्टिकली सिचुएशन से मैच तो करें। आपने स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूले दिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले से वो प्रैक्टिकली वेरीफाई भी तो हो। प्रैक्टिकली मुझे दिख रहा है ये ऑर्डर होना चाहिए, प्रैक्टिकली मुझे दिख रहा है दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेसेस, और आपके फॉर्मूले से जो वैल्यू मिल रही है उसमें ये गेम आ रहा है। कुछ गलती हो गई क्या? वेस्टरगार्ड साहब के फॉर्मूले पूरी तरीके से सही नहीं थे, प्रैक्टिकल कंडीशंस को हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हीं के दो शिष्य थे। वेस्टरगार्ड साहब ने अपनी रिसर्च करी, अपनी इक्वेशन दी, लोगों ने बाद में बोला ये बात तो सही नहीं है भाई। तो इनके दो शिष्य थे जिन्होंने मेहनत की, एक थे टेलर साहब और एक थे कैलीज साहब। तो टेलर साहब ने क्या किया, एज वाली इक्वेशन को मॉडिफाई किया। टेलर साहब ने क्या किया, एज वाली इक्वेशन को मॉडिफाई किया। देखो ये मॉडिफाइड इक्वेशन है। पहले एज पे स्ट्रेसेस निकालने की ये इक्वेशन थी, और टेलर साहब ने इसको मॉडिफाई करके आपके सामने ये इक्वेशन पेश की। इन्होंने बोला एक काम करिए, पुरानी इक्वेशन को रहने दीजिए, इससे निकालिए एज पे स्ट्रेसेस, इससे आप कैलकुलेट करिए एज पे स्ट्रेसेस। और इन्हीं के एक अगले स्टूडेंट आए जिनका नाम था कैलीज। कैलीज साहब ने कॉर्नर वाली इक्वेशन को मॉडिफाई किया। कहानी समझ रहा हो खेल? टेलर साहब ने एज वाली इक्वेशन को मॉडिफाई किया, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वेस्टरगार्ड साहब ने दी थी, और कैलीज साहब ने कॉर्नर वाली इक्वेशन को मॉडिफाई किया। अब हालात जो तुम्हें देखने को मिले वो एकदम प्रैक्टिकल हालात थे। अब जो हालात तुम्हें देखने को मिले वो एकदम प्रैक्टिकल हालात थे। इंटीरियर पे स्ट्रेसेस सबसे कम आ रहे हैं, उससे ज्यादा मॉडिफाइड मिल रहे हैं एजेस से, और सबसे ज्यादा मॉडिफाइड स्ट्रेसेस मिल रहे हैं कॉर्नर पे। यहां तक की कहानी क्लियर है? अभी तक मैंने इन स्ट्रेसेस के, व्हील लोड स्ट्रेसेस के नेचर की कोई बात नहीं की, कोई क्वेश्चन नहीं याद करनी, जो याद करना बता दूंगा। नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस इक्वेशंस फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये इक्वेशंस याद नहीं करनी, बस स्टोरी सुनते रहो ध्यान से। तो बात करें अगर व्हील लोड स्ट्रेसेस की, तो व्हील लोड स्ट्रेसेस निकालने के लिए मुझे ये समझ में आ गया कि यस वी आर हैविंग सम इक्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ द वेस्टरगार्ड इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द इंटीरियर स्ट्रेसेस, with the help of the Taylor's equation we can calculate the stresses at the edge, and with the help of the Kelly's equation
we can calculate the stresses at the corner due to the wheel load. This was the conclusion. This was the conclusion. चैट बॉक्स में पता नहीं चल रहा है मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. चैट बॉक्स में देखकर मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि यहां तक की कहानी आपको क्लियर है या नहीं है. अच्छा क्लियर है, अब पता चल गया, अब पता चल गया. चलिए भाई, चलिए सर आपने बात कर ली मैग्नीट्यूड की, कोई दिक्कत नहीं है. मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे भी आएंगे. अगला स्ट्रेसेस था, तो ये व्हील लोड स्ट्रेसेस खत्म हो गए. अभी केवल पहले एक एक करके बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की. तो एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की. तो स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा. कन्वेंशनल के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में जनरली ये फॉर्मूले नहीं आते हैं. तो एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपके कन्वेंशनल में इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. ऑब्जेक्टिव के लिए यू कैन स्किप, ऐसे फॉर्मूले गेट में नहीं पूछे जाते हैं. क्या पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, अभी वहां पर पहुंच रहे हैं, डोंट वरी. ठीक है, तो क्या बोला गया, व्हील लोड स्ट्रेसेस की वजह से, व्हील लोड स्ट्रेसेस का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या हम निकालना सीख गए हैं? क्या वो स्ट्रेसेस हम निकालना सीख गए हैं? बोलो हाँ. क्या व्हील लोड स्ट्रेसेस निकालना हम सीख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द वेस्टरगार्ड इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ द टेलर्स इक्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ द कैलीज इक्वेशन? सीख गए, बहुत बढ़िया. अगला जो स्ट्रेसेस था वो था वार्पिंग स्ट्रेसेस. और वार्पिंग स्ट्रेसेस जो थे वो डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से थे. वार्पिंग स्ट्रेसेस जो हमारे पेवमेंट में डेवलप हो रहे थे, दैट इज ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर. दिन और रात में जो टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा था पेवमेंट में, उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहे थे वार्पिंग स्ट्रेसेस. उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहे थे वार्पिंग स्ट्रेसेस. सर इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं. तो एक महान प्राणी आए जिनका नाम था ब्रैडबरी, जिनका नाम था ब्रैडबरीज. तो ब्रैडबरी साहब ने अपनी कुछ इक्वेशन प्रोवाइड करी और बोला विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन you can calculate the warping stresses. As per the Bradbury, you can calculate the warping stresses at interior, at edge, at corner. Interior, edge और corner सभी जगह आप यहां से वार्पिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगेन नो नीड टू रिमेंबर, अगेन नो नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बट यस दैट यू शुड नो कि यस हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं, ऐसी हमारे पास ब्रैडबरीज की इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम वार्पिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी नो ऑल द पैरामीटर्स. कह रहे हैं वार्पिंग स्ट्रेस होता क्या, थोड़ा समझा दीजिए. अभी तो बताया टेम्परेचर स्ट्रेसेस हैं जो डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से डेवलप होते हैं. अभी समझा तो रहा था. अगर इसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर और यहाँ सराउंडिंग के टेम्परेचर में फर्क होगा तो इसमें स्ट्रेसेस आएंगे ना. मान लो इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है अभी वो भी 25 है, कहा है कि स्ट्रेस. अब इसको हम डाल दें भट्ठी में जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये इलोंगेट होना शुरू होगा कि नहीं होगा? और अगर आपने इसको फिक्स करके रखा है तो इसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे. अगर फ्री इलोंगेशन हो रहा तो स्ट्रेसेस थोड़ा होंगे. भैया स्ट्रेस होता क्या है मेरे सिविल इंजीनियर, ये तो पता है ना. इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल. जब मैं यहां पर ऐसे लोड अप्लाई कर रहा हूं तो स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रहे हो क्या है, अंदर से मटेरियल इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेस. जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंस. अब मैं अब इसको धक्का देना चाह रहा हूं लेकिन ये नहीं. अब देखो, अब जब तक मैं अपने सर को टाइट रखूंगा और मैं लोड भी अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे यहां पर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं. मैंने लोड लगाया, काहे के स्ट्रेस, काहे के स्ट्रेस, रेजिस्टेंस तो दे ही नहीं रहे हैं. लो लोड लगा रहे, लो
काहे के स्ट्रेस, स्ट्रेस देख रहे हैं, अब देखो स्ट्रेसेस दिखेंगे। मेरे हाथ को ध्यान से देखना, मेरी उंगलियों का शेप बदल जाएगा। मेरी इंटेंशनली नहीं कर रहा हूं, खुद भी करके देख सकते हो। अभी देखो मैं कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा हूं, अभी मैं रेजिस्टेंस देना स्टार्ट करूंगा देखना, और फोर्स भी लगा रहा हूं। ये देखो बेंड हो गई उंगलियां कि नहीं हो गई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाथ तो तोड़वा ही चुके हो, ये भी खत्म कर दें? बोलो भाई, बोलो। देखना कहीं स्ट्रेस के चक्कर में उंगलियां ही ना अंदर चली जाए। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हो गए, कभी कभी नॉर्मल बातचीत में हम लोग बोलते हैं, समझो, कभी कहते हैं यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? बहुत स्ट्रेस हो रहा है बोलते, ये कॉमन टर्म है, सुना ही होगा आपने किसी न किसी से। बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, क्यों? बहुत तेज स्ट्रेस हो रहा है। ये तो बहुत कॉमन टर्म है, आपने सुना ही होगा। कभी किसी ने ये क्यों नहीं कहा दिमाग में बहुत प्रेशर हो रहा है? प्रेशर एक्सटर्नल है, स्ट्रेस इंटरनल है। प्रेशर एक्सटर्नल है। 50 सब्जेक्ट तुम्हें कंप्लीट करने हैं, गेट का पेपर का एडमिट कार्ड आ गया है, एक्सटर्नल चीजों का तुम्हारे ऊपर इफेक्ट जो हो रहा है, दिस इज द प्रेशर। अब इसको बर्दाश्त करने के लिए दिमाग को जो इंटरनल रेजिस्टेंस देना पड़ रहा है, वो है स्ट्रेस। अब समझ गए हो कि नहीं? प्रेशर अप्लाई करा तो स्ट्रेसेस डेवलप हुए। ना पेपर है, ना सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, ना पढ़ना है, ना रिवीजन करना है, काहे का प्रेशर तो काहे के स्ट्रेस। चिल मारो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो प्रेशर और स्ट्रेस और न्यूमेरिकली दोनों सेम होते हैं। वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि अंदर की जो क्षमताएं थी वो फेल कर गई। ब्लास्ट, उसी को कहते हैं ना, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए सर, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। हुआ क्या? प्रेशर की वजह से इतने ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हुए जो आपकी क्षमताओं से ज्यादा थे, आप फेल कर गए। देखना थोड़ी देर बाद कहीं एमबीबीएस की तैयारी ना चालू कर दे हम लोग। चलें आगे? हाँ, चलें आगे, यहीं बने रहे जहां पे हैं अभी। समझ गए? थोड़ा बहुत फील हुआ स्ट्रेस, प्रेशर, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो आदमी का स्ट्रेस तो, इंसान का स्ट्रेस तो हर कोई समझ लेता है, समझो इस बात को। ऐसे ही तुम महान नहीं हो, ऐसे ही सिविल इंजीनियर महान नहीं होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों सिविल इंजीनियर महान होते हैं। जीते जागते इंसान का तो स्ट्रेस तो हर कोई समझ सकता है कि कहाँ पर दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है, ये तो हर कोई समझ जाएगा ना। बोलने की क्षमताएं भी हमारे पास, हम बता देंगे। सिविल इंजीनियर महान इसलिए होते हैं कि वो ना बोलने वाली चीजों का भी स्ट्रेस समझ जाते हैं। हमारी स्लैब में कहाँ पर स्ट्रेस है, हमारी बीम में कहाँ पर स्ट्रेस है, हमारे कॉलम पे कहाँ पर स्ट्रेस है, और उन स्ट्रेस से कहाँ कहाँ बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, फाउंडेशन को दिक्कत हो रही है, ये सिर्फ एक सिविल इंजीनियर समझ सकता है। इसलिए महान हो तुम। बीम आके तुमसे बोलती थोड़ा है कि भैया भैया बहुत स्ट्रेस हो रहा, हम टूट जाएंगे यहां से। तुम समझ जाते हो कि यहाँ पर कितना स्ट्रेस है, कितने पेन में है हमारी बीम। इसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ एक सिविल इंजीनियर को होता है। और जिस दिन आपको ये सब दिखने लगा ना, समझ लो तुम सिविल इंजीनियर बन गए हो। फॉर्मूले ऑर्मूले में नहीं, फॉर्मूले में नहीं, तुम्हें दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये बीम है, ये स्लैब है, इसमें लोडिंग लग रही है, कहाँ कहाँ इसको दिक्कत हो रही है। हाँ? तो ये दर्द समझने की क्षमताएं
सिर्फ सिविल इंजीनियर में। अब समझ में आ गया क्यों महान हो? हम्म? खुश तो बहुत हो आज तुम, खुश तो बहुत हो आज तुम। चले आगे। तो अब चलो अब स्ट्रेस की एनालिसिस कर लें। ये सब मुझे इसलिए बताना पड़ रहा क्योंकि अभी आपने कुछ बेसिक सब्जेक्ट नहीं पढ़े। जो मैंने बताया है ये केवल समझाने के लिए आपको बताया, इससे बहुत अच्छे तरीके से आपको जो आपके सब्जेक्ट है लाइक मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपके स्ट्रक्चर, आरसीसी, पूरे सिविल इंजीनियरिंग में तुम्हें स्ट्रेस की ही बात करनी है बस। तो ये तो तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन आएगा वो मैंने तुम्हें आज पहले ही बता दिया है। फील हो जाएगा तुम्हें कि होता क्या है। अब चीजों को रिलेट करते रहना। चले आगे। ठीक है, तो व्हील लोड स्ट्रेस की हमने बात कर ली, व्हील लोड स्ट्रेसेस की हमने बात कर ली। वार्पिंग स्ट्रेसेस जो कि डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से हो रहे थे, जो कि डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से डेवलप हो रहे थे, उनकी भी मैंने बातचीत कर ली है। वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रैडबरीज इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ द ब्रैडबरीज इक्वेशन। तो मैग्नीट्यूड वाइज दो स्ट्रेस की प्रॉब्लम खत्म हो गई, मैग्नीट्यूड वाइज दो स्ट्रेसेस की प्रॉब्लम खत्म हो गई, व्हील लोड स्ट्रेसेस और वार्पिंग स्ट्रेसेस। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट आपके कोर्स का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज द डिजाइन ऑफ सिग्नल, सॉरी डिजाइन ऑफ ज्वाइंट, डिजाइन ऑफ ज्वाइंट जो आप पढ़ेंगे अभी, रिजिड पेमेंट का लास्ट टॉपिक जो होगा, पूरा का पूरा टॉपिक ही बेस्ड है फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस पे। तो अगर आपने एक बार फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस को अच्छे से समझ लिया, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। आओ बात करते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। आओ देखें, आओ देखें। तो आओ देख लें, थोड़ा यार बना के समझाते हैं, इंपॉर्टेंट है तो इसको पूरा डिस्कस करते हैं। तो मान लो बेटा ये तुम्हारी एक पेमेंट है, सीमेंट कंक्रीट की स्लैब है, ये एक सीमेंट कंक्रीट की स्लैब है, दिख रहा है। इसकी जो थिकनेस है वो h है। लेट्स से द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज स्मॉल h। अब देखो ठंड के टाइम पे क्या होता है, जनरली जनरली क्या होता ही है, ठंड के टाइम पे टेम्परेचर कम हो जाता है। मान लो तो ये इसकी Lx है, दिस इज द Lx। तो मान लो ये लेंथ आपने कंसीडर कर ली, दिस इज गोइंग टू बी द Lx एंड दिस इज द विड्थ, दिस इज द विड्थ Ly, और एक डायमेंशन हो गई h, एक डायमेंशन हो गई h। क्लियर है? तो आपने एक स्लैब ले ली है, इसको आपने Lx बोला, ये Ly है, तो ऐसे ऐसे आपकी पूरी रोड थी, एक पोर्शन आपने कट कर लिया है। जरा ध्यान से समझना, समझने वाली बात यह है कि बेटा जब फील्ड का टेम्परेचर इसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम होगा तो क्या होगा, जब फील्ड का टेम्परेचर इसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम होगा तो तुम्हें नहीं लगता ये पूरी की पूरी जो पेमेंट है वो सिकुड़ने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी? बोलो, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जब फील्ड का टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम है तो देयर विल बी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेमेंट, देयर विल बी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेमेंट, बट पेमेंट तुम्हारी रिजिड है। तो क्या हमारी पेमेंट इस कॉन्ट्रैक्शन के अपोजिट कुछ स्ट्रेसेस डेवलप करेगी? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाता तो काहे के स्ट्रेस, जब हमारा दुनिया एनवायरमेंट ये चाह रहा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ और तुम नहीं करना चाह रहे हो, तभी तो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। तो when the payment will try to contract due to this temperature variation, there will be the development of the stresses। तुम्हें नहीं लगता है जब पूरी की पूरी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारे पेमेंट में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली हमें यहां पर क्या निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। तो ये सब मैंने बना रखा है,
मैं तुम्हें एक बार यहाँ पे फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो अब ये पूरी की पूरी पेमेंट, अभी मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, बात मैं कर रहा हूँ विंटर की, तो विंटर में ये पूरी की पूरी पेमेंट क्या है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है। तुम्हें नहीं लगता है इस कॉन्ट्रैक्शन के अपोजिट हमारे पेमेंट में कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे? इस कॉन्ट्रैक्शन के अपोजिट हमारे पेमेंट में कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। ये देखो भाई, ये पेन है, समझो, अगर इस पेन का मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ऐसा थोड़ा कि एक ही तरफ बढ़ता चला जाएगा, इलांगेशन केवल एक ही तरफ होगा। तो मुझे नहीं लगता जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये दोनों तरफ इलांगेट करेगा? लगता है कि नहीं लगता है, अगर फ्री है? उसी तरीके से जब एक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हाफ पेमेंट आएगी इधर, दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्शन होगा ना। तो बेटा अगर सेंटर पे बात करें, इस वाले रीजन पे बात करें, इस स्लैब में, तो तुम्हें नहीं लगता है जब पूरी की पूरी पेमेंट विंटर में श्रिंक करना चाह रही है तो यहां पर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे दैट विल बी टेंसाइल इन नेचर, दैट विल बी टेंसाइल इन नेचर, दैट विल बी टेंसाइल इन नेचर। अपोजिट डेवलप होंगे ना, अपोजिट स्ट्रेसेस डेवलप होंगे ना, बोलो, अपोजिट स्ट्रेसेस डेवलप होंगे ना, बोलो भैया मेरे लाल। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तुम्हें चाहिए फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, तुम्हें चाहिए फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, तो ये फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स अपॉन एरिया। बोलो हाँ या ना? अरे जनरल फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर तुम्हें शियर स्ट्रेस निकालने तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन एरिया। तुम्हें टेंसाइल स्ट्रेसेस निकालने तो टेंसाइल स्ट्रेसेस विल इक्वल टू टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया। ऊपर तो जनरल फॉर्मूला लिख दिया है, नीचे मुझे मोर प्रिसाइजली चाहिए फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, तो मैंने लिखा फ्रिक्शन का फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब जरा ध्यान से समझना, जब ये पूरी की पूरी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है तो ये हो गया LX/2 और ये हो गया LX/2। बोलो हाफ हाफ पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। हम सेंटर पे इन स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। क्या तुम मुझे यहां पर बता सकते हो कितना फ्रिक्शन का फोर्स डेवलप होगा? तो सर फ्रिक्शन का फोर्स होता है, फ्रिक्शन का फोर्स होता है फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये तो हम पहले से देखते चले आ रहे हैं, डिवाइड बाय द एरिया जहां पर ये फोर्सेस डेवलप होंगे, एक्ट करेंगे। देखो जरा, तुम्हें नहीं लगता है नॉर्मल रिएक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द हाफ स्लैब? नॉर्मल रिएक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द हाफ स्लैब। आधी स्लैब इधर आ रही है, आधी स्लैब इधर जा रही है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। और भैया क्या मैं लिख सकता हूं F इंटू वेट ऑफ हाफ स्लैब बाई एरिया? बोलो, तो अगर मैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस निकालना चाह रहा हूं तो तुम्हें नहीं लगता है वॉल्यूम और वेट को हम रिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिट वेट? तो यूनिट वेट क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट हो जाएगा वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट। यहां पर क्या है? सब कंक्रीट है, यहां पर सब क्या है? कंक्रीट है। बोलो हां, बोल ही नहीं रहो, बोलो हां। मेरे लाल, क्या आप हाफ स्लैब का वेट बता सकते हैं? हाफ स्लैब का क्या आप वेट बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। कैसे? तो मैं लिखूंगा F इंटू यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट इंटू वॉल्यूम, तो LX/2 इंटू LY इंटू H। बोलो, दिस इज द यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट, दिस इज द LBH। हाफ स्लैब का LBH ले लिया, वॉल्यूम में यूनिट वेट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया हाफ वेट का वेट ऑफ द हाफ स्लैब, और ये आपका फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट था।
ये आपका फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट था, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो फोर्सेस हैं, ये जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, वो तो मेरे लाल इसी एरिया पे डेवलप हो रहे हैं ना। तो ये एरिया कितना है, तो सर ये है एल वाई इंटू एच। एल वाई एच से एल वाई एच निकल गया, तो यहां से फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आ गए एफ इंटू गामा इंटू एल एक्स बाई 2। लो, खत्म, टाटा, बाय बाय। In this way, you can calculate the magnitude of the frictional stresses. In this way, you can calculate the magnitude of the friction. केवल मैग्नीट्यूड तो छोड़ो भाई, मैं तुम्हें नेचर भी बता चुका हूं। ठंडी के टाइम पे जब पूरी की पूरी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अरे भैया नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, वेट। जैसा मैं अपना फ्रिक्शन फोर्स निकालूं तो वेट m इंटू जी, तो हाफ स्लैब का वेट कंसीडर कर लो। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस तो यहां सेंटर पे डेवलप हो रहे हैं ना, यहां सेंटर पे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं ना, ये जो हैज पोर्शन बनाया है। और रुको, नहीं नहीं रुको, तो अरमान पूरे कर दें, रुको। ऐसे कैसे यार, रोज रोज हाईवे थोड़ा पढ़ना कर दो, एक ही बार पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ा दो सर कि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। और आपने कहा तो यही था कि हम ऐसा पढ़ाएंगे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये पन्ना थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, पता नहीं धोखा ना दे दे। देखो वो देगा तो देगा। लो जरा देखो मन की आंखों से देखो, ये एक स्लैब है, दिख रहा है? देखो ये स्लैब दिख रहा है, जल्दी बोलो हाँ। अबे यही स्लैब है, ये देखो ये स्लैब, ये स्लैब है, ये देखो ये स्लैब ऐसे सॉइल पे रखी हुई है, ये स्लैब ऐसे सॉइल पे रखी हुई है। जब ये पूरी स्लैब अपना कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है या कभी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एक्सपेंड करेगी, तो क्या होगा गेम। चलो एक्सपेंशन करके दिखाते हैं, एक्सपेंशन करके दिखाते हैं। तो मान लो दिस पेमेंट विल ट्राई टू एक्सपेंड ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। ऐसा कब होगा, समर के केस में। तुम्हारी इसका टेम्परेचर था 25 और फील्ड का टेम्परेचर मान लो 50, तो ये पूरी की पूरी पेमेंट क्या करेगी, ये पूरी की पूरी पेमेंट, अरे रुक जाओ यूनिट वेट, ये पूरी की पूरी पेमेंट क्या करेगी, ये पूरी की पूरी पेमेंट क्या करेगी, विल ट्राई टू एक्सपेंड। और जब ये पेमेंट एक्सपेंड करेगी, देखना, अबे कहां से फटा ये, जब ये पेमेंट एक्सपेंड कर रहा था कहां से फटा, सेंटर से ही फटा ना, मतलब यहीं पे स्ट्रेसेस डेवलप हुए होंगे ना, ये किनारे से क्यों नहीं फटा। जब ये पूरी की पूरी पेमेंट एक्सपेंड करना चाह रही थी, तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो थे वो यहां सेंटर पे डेवलप हुए, और वो स्ट्रेसेस इस कागज की क्षमताओं से ज्यादा हो गए, कागज फट गया। बोलो हाँ। तो ये जिन स्ट्रेसेस की वजह से फटा है, उन स्ट्रेसेस को निकालने के लिए यही वाला, यही वाला, यह, अरे पढ़ लिया पांडे जी, एक बार में पढ़ लिया यूनिट वेट कहां से आता है। कुछ बता रहे हैं, धैर्य कर लोगे, कुछ बता रहे हैं, ये बता ही तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ। कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार देख लिया यूनिट वेट कहां से आया। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो बेटा। मेरे लाल यूनिट वेट का कंसेप्ट होता है, ये लिखा है यहां से आया है। यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। हमें चाहिए था वेट, वेट निकालने के लिए हमने यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट और वॉल्यूम ऑफ द हाफ स्लैब का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया वेट ऑफ द हाफ स्लैब। यूनिट वेट की हेल्प से, यूनिट वेट की हेल्प से, यूनिट वेट की हेल्प से क्या होता है, आप वेट और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर। विंटर में क्या हो रहा है, विंटर में होल पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, पूरी की पूरी पेमेंट क्या करना चाह रही, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है। व्हेन द इंटायर पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, देखो स्ट्रेसेस कहां पे डेवलप होंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हें दिखेगा सेंटर में। व्हेन द होल पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट,
तब भी तो यहीं पर स्ट्रेसेस डेवलप होने वाले हैं। जब पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है तो नेचर स्ट्रेसेस का जो डेवलप होगा वो टेंसाइल होगा। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? बोलो हाँ। अब समझ में आ गया? बोलो हाँ। तो भैया ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और अगर विंटर में बात करें तो ये स्ट्रेसेस थे टेंसाइल, और समर में अगर बात करें तो ये स्ट्रेसेस हो जाएंगे कंप्रेसिव। मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। मतलब तीन स्ट्रेस थे सर, तीन स्ट्रेस थे। एक था व्हील लोड स्ट्रेस, एक था वार्पिंग स्ट्रेस, और एक था फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। सर मुझे तीनों स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया है। व्हील लोड स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड में निकालूंगा वेस्टरगार्ड, टेलर्स और केलीज थ्योरम की हेल्प से। सर विंटर में अंडर जाएगा तो टेंसाइल कैसे? जब पूरी की पूरी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है तो रेजिस्टेंस तो अपोजिट डेवलप होगा ना प्रदीप जी। व्हेन द होल पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, उसको रजिस्ट करने के लिए स्ट्रेसेस तो टेंसाइल होंगे ना। जब पूरी की पूरी पेमेंट एक्सपेंड कर रही थी, उसको रोकने के लिए यहां पर जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे वो कंप्रेसिव थे, लेकिन वो स्ट्रेसेस इसकी क्षमताओं से ज्यादा हो गए तो ये अलग अलग हो गया। क्लियर है? द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस विल बी अपोजिट है बेटा। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है, मैं तीनों फॉर्मूला मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। इन द केस ऑफ फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो सर मैं तीनों स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड तो निकालना सीख ही गया हूं, लेकिन साथ साथ सर मैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस का तो नेचर भी समझ गया हूं, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस का तो नेचर भी समझ गया हूं। समझ गए हो क्या? समझ गए हो क्या? बोलो हाँ। अब बचा नेचर ऑफ व्हील लोड स्ट्रेसेस एंड नेचर ऑफ वार्पिंग स्ट्रेसेस। फिर हम बात करेंगे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन की। आओ 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 देखें। अब बात करते हैं व्हील लोड स्ट्रेसेस के नेचर की। तीन रीजन थे, इंटीरियर, एज और कॉर्नर। फिर से देखो, तीन रीजन थे, इंटीरियर, एज और कॉर्नर। तीन रीजन थे, इंटीरियर, एज और कॉर्नर। तीन रीजन थे, इंटीरियर, एज और कॉर्नर। देखो पहले इंटीरियर और एज की बात करते हैं, इंटीरियर और एज की बात करते हैं। ये देखो, ये मान लो पेमेंट थी, ये इसका इंटीरियर रीजन है। जब देखना व्हील लोड लगा रहा हूं, देखना व्हेन आई विल अप्लाई द व्हील लोड लाइक दिस, व्हेन आई विल अप्लाई द व्हील लोड लाइक दिस, देखो टॉप पे क्या दिख रहा है तुम्हें? जब मैं व्हील लोड अप्लाई कर रहा हूं तो टॉप में क्या दिख रहा है? इस व्हील लोड की वजह से टॉप में क्या कंप्रेशन दिख रहा है और बॉटम में क्या हमें टेंशन दिख रहा है? बोल ही नहीं रहो। व्हील लोड अप्लाई कर रहे हैं जब इंटीरियर और टॉप एज में, तो टॉप में क्या हमें कंप्रेशन दिख रहा है और बॉटम में क्या इसमें टेंशन दिख रहा है? वही तो दिखाया है। तो इफ एच इज द थिकनेस ऑफ द पेमेंट, तो जब व्हील लोड आपने अप्लाई किया तो टॉप में कंप्रेशन दिख रहा है और बॉटम में क्या दिख रहा है? टेंशन दिख रहा है। कहां पर? इंटीरियर और एज पे। कहां पर? इंटीरियर और एज पे। कॉर्नर पे ऐसा नहीं होगा, कॉर्नर पे ऐसा नहीं होगा। टॉप और बॉटम की एनालिसिस जब स्टार्ट कर दी तुमने, लेकिन कॉर्नर पे ऐसा नहीं होगा। देखो कैसा होगा, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर पे जब मैं लोड लगा रहा हूं, ये कॉर्नर पे जब मैं लोड लगा रहा हूं, देखो देखो टॉप में क्या दिखेगा? When I will apply the point load P load on the corner, it will bend something like this. Top will be under tension, bottom will be under compression.
अरे कॉर्नर विल एक्ट एज ए कैंटिलीवर बीम, कॉर्नर जो है विल एक्ट एज ए, ये देखो जब कॉर्नर पे लोड लगाएंगे तो इट विल बेंड समथिंग लाइक दिस, इट विल बेंड समथिंग लाइक दिस। टॉप में टेंशन, बॉटम पे क्या हो रहा है, टॉप में टेंशन, बॉटम में कंप्रेशन, इसका उल्टा हो जाएगा कॉर्नर में। सेम व्हील लोड पी की वजह से, सेम व्हील लोड पी की वजह से, सेम व्हील लोड पी की वजह से हो जाएगा बेटा, यस और नो। देखो तो कॉर्नर पे टॉप में दिख गया टेंशन इसी पी लोड पी की वजह से, और बॉटम पे दिख रहा है कंप्रेशन। द बेंडिंग विल बी लाइक दिस, द बेंडिंग विल बी लाइक दिस। खेल खत्म। व्हील लोड स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये भी मुझे पता है। अलग अलग लोकेशन पे टॉप और बॉटम पे किस तरीके के व्हील लोड स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, टेंसाइल हैं कि कंप्रेसिव हैं, अब मुझे ये भी पता है। तुम्हें पता हो तो बता दो, तुम्हें भी अगर ये बात पता चल गई हो तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो। तुम्हें भी अगर ये बात पता चल गई है तो चैट बॉक्स में बता दो। अब आते हैं वार्पिंग स्ट्रेसेस की। देखो ड्यूरिंग द डे टाइम, तो मान लो ये यहां पे समझ लो ये तुम्हारी पेवमेंट है, एच इसकी थिकनेस है, टॉप का टेम्परेचर मान लो T1 है, बॉटम का टेम्परेचर T2 है। मेरे लाल तुम मुझे बता दो दिन के टाइम में क्या मैं बोल सकता हूं ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा होगा नीचे के टेम्परेचर से? दिन के समय में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टॉप का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा बॉटम के टेम्परेचर से? बोलो बोलो हाँ या ना। और जब टॉप का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टॉप की जो पेवमेंट है, टॉप की जो लेयर है वो अपनी लेंथ को इंक्रीज करना चाहेगी। तो तुम्हें नहीं लगता है हालात कुछ ऐसे होंगे? ये देखो ये टॉप अपनी लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहा है, बॉटम अपनी लेंथ को कम करना चाह रहा है। तो भैया इसको अपोजिट करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो स्ट्रेसेस आएंगे वो कैसे आएंगे? टॉप पे दिखेगी आपको कंप्रेशन और बॉटम पे आपको देखने को मिलेगा टेंशन। रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। तो अगर टॉप का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो इलोंगेट करना चाहेगा, वो इलोंगेशन ना हो इसके लिए जो स्ट्रेसेस टॉप पे डेवलप होंगे वो कंप्रेसिव होंगे। बॉटम पे कंप्रेशन होना चाह रहा है, इस कंप्रेशन को रोकने के लिए अपोजिट स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और वो टेंसाइल होंगे ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम। बोलो बेटा ड्यूरिंग द डे टाइम। सर रात के समय में क्या होगा? तो रात के समय में बेटा क्या होगा देखो, तो रात के समय में आपने बोला T1 जो है वो कम होगा T2 से, तो ये नीचे इलोंगेशन होना चाहेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बॉटम पे आ जाएंगे, टॉप में टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाएंगे। कुल मिला के अब तक जो हम लोगों ने बात की है उसके बेसिस पे हम ये समझ गए हैं, उसके बेसिस पे हम ये समझ गए हैं कि अब हम तीनों तरीके के स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, और तीनों तरीके के स्ट्रेसेस का किसी भी जगह पे आप मुझसे बात कर लो, टॉप में बॉटम में कहीं पे भी, मैं आपको बता दूंगा नेचर क्या है। अच्छा ऐसा क्या जरूरी है? अब तुम बताना मुझे। ये मान लो तुम्हारी पेमेंट है, ये मान लो तुम्हारी पेमेंट है। समझने के लिए मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, प्यारा सा पॉइंट, जो मेरा प्यारा सा पॉइंट है उसको मैं बोल रहा हूं पी। मान लो ये इंटीरियर रीजन पे है। जब पेमेंट आप बना दोगे, जब पेमेंट आपने बना दी है, इस पी पॉइंट पे कौन कौन से स्ट्रेसेस आएंगे, एक ही टाइम पे कौन कौन से स्ट्रेस एक्ट कर रहे होंगे, ये पूछ रहा हूं मैं। ऐसा तो है नहीं कि जब व्हील आया तो बाकी स्ट्रेस छुट्टी पे चले गए। अरे बोले नहीं नहीं, आइए सर आप महान हैं, केवल आप अपनी वजह से स्ट्रेसेस डेवलप कराइए,
वार्पिंग और फ्रिक्शनल छुट्टी पे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब ये पेमेंट आपने बना दी है तो यहां पर पी पॉइंट पे व्हील लोड स्ट्रेस भी होगा, पी पॉइंट पे वार्पिंग स्ट्रेसेस भी होंगे, पी पॉइंट पे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस भी होंगे। ये तीनों स्ट्रेसेस एक साथ काम कर रहे होंगे। मानते हो कि नहीं? नहीं, कहीं ना मानने का मन हो तो बता देना, कहीं अगर ना मानने का मन हो तो बता जरूर देना। अरे भैया, ऑल द स्ट्रेसेस विल एक्ट साइमल्टेनियसली ना, कि एक आया तो दो छुट्टी पे चले गए, ऐसा तो नहीं होगा। व्हील ट्रैफिक मूव कर रहा है तो व्हील लोड स्ट्रेसेस भी होंगे। वार्पिंग स्ट्रेसेस डेली वेरिएशन की वजह से चल रहा है, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस सीजनल वेरिएशन की वजह से चल रहा है। ये सब काम तो चलता ही रहेगा ना। क्या ये भी मानोगे कि बेटा ये हमेशा स्ट्रेसेस का नेचर सेम हो? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे दिन के टाइम पे जिस पेमेंट पे टॉप में आपको कंप्रेशन दिखा था, उसी पेमेंट पे रात के टाइम पे टेंशन हो रहा है। देख लो, दिन के टाइम पे टॉप में आपको दिख रहा था कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, उसी रोड पे रात के समय में टॉप में स्ट्रेसेस होगा टेंसाइल। फटीग याद आया? फटीग अंडर द रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस। क्रैक्स क्यों डेवलप हो रहे थे? क्रैक्स क्यों डेवलप हो रहे थे? इन स्ट्रेसेस की वजह से पेमेंट में स्ट्रेसेस अल्टरनेट काम कर रहे हैं, टेंशन भी है, कंप्रेशन भी है, टेंशन भी है, कंप्रेशन भी है, तभी तो क्रैक कर जाएगा, तभी तो क्रैक कर जाएगा पेमेंट। इसी को बोलते फटीक। ध्यान देना, किसी भी पॉइंट में ये तीनों स्ट्रेसेस मिलके टेंसाइल स्ट्रेसेस इतने ज्यादा ना हो जाएं जो सीमेंट कंक्रीट की क्षमताओं से ज्यादा हो जाएं। किसी भी लोकेशन पे किसी भी टाइम पे अगर डेवलप्ड टेंसाइल स्ट्रेसेस कंक्रीट की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएंगे, कंक्रीट फेल कर जाएगा ना। किसी भी पॉइंट पे किसी भी लोकेशन पे किसी भी टाइम पे अगर इन तीनों का रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेसेस कंक्रीट की क्षमताओं से ज्यादा हो जाएगा, कंक्रीट की क्षमताओं से ज्यादा हो जाएगा, तो कंक्रीट उन स्ट्रेसेस को बियर नहीं कर पाएगा, कंक्रीट फेल कर जाएगा। अबे जब कंक्रीट फेल कर गया है तो ये पेमेंट भी तो फेल कर जाएगी। जब ये कंक्रीट फेल कर जाएगा तो पेमेंट भी तो फेल कर जाएगी। मानते हो कि नहीं? बोलो, मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हो? मान जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य बिल्कुल। अरे छोटा बड़ा छोड़ो, होगा तो। टेंशन तो टेंशन है ना। कभी कभी छोटी छोटी बातों की कितनी टेंशन हो जाती है। हाँ सोचो, प्रैक्टिकली सोचो ना। कभी कोई छोटा सा इंसिडेंट हुआ तो मैं बहुत टेंशन हो गई, पता लगा उसी टेंशन में प्राण बाहर चले गए। टेंशन तो टेंशन है ना, छोटा बड़ा क्या होता है। अब कंक्रीट को दिक्कत है टेंशन से, तुम कह रहे हो थोड़ा टेंशन ले लो, ज्यादा टेंशन ले लो, यार क्या बात है। दिक्कत तो टेंशन से है ना। यार तुम लोग को समझाने के लिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते, फिर बाद में घर वाले मजे लेते हैं, पता है। अभी इस क्लास के पहले तुम लोग को कुछ समझाने के लिए मैंने क्या समझाने के लिए एग्जाम्पल एक रैंडम ले लिया था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी याद है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझा रहा था ना, कि कोई आया, डिनर हुआ, ये हुआ। हाँ, फिर जब क्लास लेके पहुंचे नीचे तो सब लोग मजे ले रहे हैं,
कह रहे पढ़ाते हो कि वहाँ डिनर करवा रहे हो? समझ जाया करो भाई यार, हाँ? तुम लोग के लिए मुझे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, फिर मेरी मजे ले लिए जाते हैं। कह रहे क्या पढ़ा रहे थे वहां, तुम रोटी वोटी बनवा रहे थे, चावल आवल चल रहा था? हाँ, अब क्या करें, समझाना तो है। समझ गए थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये समझ गए थे? हम्म, सही बात है। हाँ? बेटा व्हील लोड की वजह से अपोजिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब व्हील लोड आएगा तो एक्चुअल में आपका फाइबर बेंड होगा। समझिए, एक्चुअल में आपका फाइबर बेंड हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से ही तो टॉप के फाइबर पास पास आ जाएंगे। मैंने क्या बोला, डिफ्लेक्शन हमेशा होता है। वो डिफ्लेक्शन वो डिफ्लेक्शन परमिसिबल वो डिफ्लेक्शन परमिसिबल लिमिट से कम होगा तो हमें दिखता नहीं है। तो लोड आएगा तो पेमेंट विल बेंड समथिंग लाइक दिस। जैसे लोड हटा ये नॉर्मल हो गया, ये चलता रहेगा। तो जब लोड आ रहा है और अगर ये बेंड कर रहा है तो ये कंप्रेशन की वजह से ही तो ऐसा हो पा रहा है। यस और नो? इसलिए नहीं हुआ रमन। क्लियर है? तो भैया, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। कंक्रीट को टेंशन बर्दाश्त नहीं है। जरा देख लो कहां कहां पर ज्यादा से ज्यादा टेंशन डेवलप हो सकती है, उन पॉइंट का ध्यान रखेंगे डिजाइन करते समय। आओ, आओ खेलें। तो नाउ वी विल डिस्कस द वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस के वर्स्ट कॉम्बिनेशन की बातचीत कर लेते हैं। कर ली जाए। हर लोकेशन ले ली मैंने, देखो। पहले मैंने देखा लोकेशन इंटीरियर, एज और कॉर्नर, सबका टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम कंसीडर कर लिया। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल करके बताना, यहां मत देखना, रिकॉल करके बताओ। व्हील लोड की वजह से इंटीरियर के टॉप पे कैसे स्ट्रेस थे? इधर मत देखो, सोचो और बताओ। व्हील लोड की वजह से इंटीरियर के टॉप पे कैसे स्ट्रेसेस थे? देखो, टॉप पे कंप्रेसिव थे, बॉटम में टेंसाइल थे। याद आया? इंटीरियर और एज पे तो यही गेम था ना, कि टॉप पे कंप्रेसिव थे, बॉटम पे टेंसाइल थे। सी टी सी टी। कॉर्नर पे गेम उल्टा था। कॉर्नर पे गेम उल्टा था। कॉर्नर पे टॉप पे टेंसाइल थे, बॉटम पे कंप्रेसिव थे। क्लियर है ये? क्लियर है? इंटीरियर, एज और कॉर्नर के टॉप और बॉटम में व्हील लोड की वजह से किस तरीके के, किस नेचर के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं? क्या ये लाइन, क्या ये कॉलम क्लियर है? क्या ये लाइन, क्या ये कॉलम क्लियर है? अब आज इधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं बात कर रहा हूं बेटा तुमसे वार्पिंग स्ट्रेसेस की। सोचना और बताना, आंखें बंद करो, सोचो। तो वार्पिंग स्ट्रेसेस की अगर बात कर रहे हैं सर, तो ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में, इंटीरियर पे या एज पे या कॉर्नर पे कहीं भी बात कर लेंगे, इंटीरियर पे टॉप पे कैसे स्ट्रेसेस थे? बताओ। मैं बात कर रहा हूं वार्पिंग स्ट्रेसेस की, मैं बात कर रहा हूं दिन के टाइम पे टॉप पे कैसे स्ट्रेसेस थे? टॉप का टेम्परेचर ज्यादा था, इलोंगेशन करना चाह रहा था, अपोजिट स्ट्रेसेस डेवलप हुए थे, कंप्रेसिव स्ट्रेस थे। वार्पिंग स्ट्रेसेस ड्यूरिंग द डे टाइम है ये, और ड्यूरिंग द नाइट टाइम है। वार्पिंग स्ट्रेसेस ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन। कोई तकलीफ? आओ। वार्पिंग स्ट्रेसेस की ही बात कर रहा हूं, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। वार्पिंग स्ट्रेसेस की ही बात कर रहा हूं, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट में
नीचे का टेम्परेचर ज्यादा था, इलोंगेशन हो रहा था, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थे, और बॉटम पे टेंसाइल स्ट्रेसेस, बॉटम पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थे, टॉप पे टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे। टी सी टी सी टी सी, आओ खेलो। टी सी टी सी टी सी, खत्म, टाटा, बाय बाय। बात कर लेते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की, और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस को निकालने के लिए कुछ आपने इंपॉर्टेंट एजम्पशंस भी लिए हैं। क्या? हम टॉप और बॉटम पे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस का वेरिएशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हमने टॉप और बॉटम में बात नहीं की थी, अगर आपको याद हो। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस के लिए हमने बोला या तो पूरी की पूरी पेमेंट एक्सपेंड करेगी, या तो पूरी की पूरी पेमेंट क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बस इतना बोला था। अरे मेरे लाल, विंटर में पूरी की पूरी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है, स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होंगे? विंटर में पूरी की पूरी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है, जो हमारे स्ट्रेसेस होंगे वो कैसे होंगे, टेम्परेचर स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होंगे, दैट विल बी टेंसाइल इन नेचर। लो लो भैया, लो भैया। तो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की अगर बात करें तो विंटर में विंटर में ये हो गया आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस, और समर में हो गए आपके ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। बताओ, इस टेबल में अगर किसी को कहीं पे कोई भी डाउट हो तो कुछ याद वाद नहीं करना। देखो भाई, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, अगर सारी चीजें आपने समझी हैं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें कहीं। गेम क्लियर है? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। अब कंक्रीट को किससे दिक्कत है? अब कंक्रीट को किससे दिक्कत है, टेंशन से या कंप्रेशन से? कंक्रीट को दिक्कत किससे है, टेंशन से या कंप्रेशन से? देखो कहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो मुझे देख रहा है व्हील लोड टेंसाइल है, वार्पिंग लोड टेंसाइल है, और फ्रिक्शनल लोड भी टेंसाइल है। कब? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंटीरियर का बॉटम क्रिटिकल है? कब? ठंडी के दिनों में, ठंडी के दिनों में, दिन के टाइम में। बोलो, कहना इससे ये क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है। इंटीरियर के बॉटम पे मैक्सिमम टेंशन हो सकती है कब? सर्दी के दिनों में, दिन के टाइम पे, और बॉटम में। टी टी टी, देखो व्हील लोड भी टेंसाइल हैं, वार्पिंग लोड भी स्ट्रेसेस भी टेंसाइल हैं, और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस भी टेंसाइल हैं। कब? कब? विंटर में, दिन के टाइम पे। कहां पे? बॉटम में, इंटीरियर के। ध्यान नहीं दोगे, कहीं ये इतने ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेसेस ना डेवलप हो जाएं कि कंक्रीट की क्षमताओं के ऊपर निकल जाएं, कंक्रीट के प्राण ही बाहर चले जाएं। नहीं समझ आया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, भरोसा मानिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। चल क्या रहा है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसा अगर कहना चाह रहे हो तो कह सकते हो, ऐसा अगर कहना चाह रहे हो तो कह सकते हो, हम रोकेंगे तो नहीं, लेकिन कहने नहीं देंगे तुम्हें, ये पक्का वादा है। वो नौबत नहीं आएगी कि तुम्हें ये कहना पड़े। क्यों? अरे हम तो कह रहे हैं, कहना चाह रहे हो तो कहो, कह ही नहीं रहे हो तुम। अरे कोई प्रेशर नहीं है, कहो। अरे खेल खेल में तो सब्जेक्ट खत्म हो गया, खेल तो हम लोग शुरू से रहे हैं। हाँ? खेल तो शुरू से ही रहे हैं। हाँ? कभी ऐसा लगा कि पढ़ रहे हैं? कभी ऐसा लगा कि पढ़ रहे हैं? खेल ही तो रहे हैं। क्रिटिकल कंडीशन, एक बार और, क्रिटिकल क्या है? कंक्रीट के लिए क्रिटिकल है टेंशन। तो हमने देखा ये तीनों स्ट्रेसेस कब टेंशन में हो जाएंगे?
ये तीनों स्ट्रेसेस का नेचर कब टेंसाइल हो जाएगा, तो हमें पता चला इंटीरियर के केस में बॉटम क्रिटिकल है, बॉटम टेंशन है विंटर के टाइम पे, दिन के टाइम पे, क्योंकि बॉटम वाले रीजन पे व्हील लोड की वजह से भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। वार्पिंग स्ट्रेसेस की बात करें तो दिन में टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जो हैं वो विंटर में यहाँ पर आपको टेंसाइल देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं इंटीरियर के लिए बोलूं तो क्या ये क्रिटिकल कॉम्बिनेशन हो गया। सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करूं एज की, एज इज क्रिटिकल एट द बॉटम, एज इज क्रिटिकल एट द बॉटम, कब क्रिटिकल है, ड्यूरिंग द विंटर इन द डे टाइम, सेम हालात हैं, एज भी हमारी क्रिटिकल है ड्यूरिंग द विंटर इन द डे टाइम। देखो ड्यूरिंग द विंटर इन द डे टाइम बॉटम इज क्रिटिकल, क्योंकि ये तीनों स्ट्रेसेस जो हैं वो टेंसाइल हो गए। बिल्कुल। अगर कॉर्नर वाले रीजन की बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कॉर्नर्स आर क्रिटिकल एट द टॉप। कब, कब टॉप पे क्रिटिकल है, विंटर के टाइम पे, रात के समय में। ये सब तुम्हारे सवाल हैं, ये सब तुम्हारे सवाल हैं। सीजन वाइज अगर हम बात करें तो रोड को तकलीफ कब ज्यादा है, सीजन वाइज अगर हम बात करें तो हमारी रोड को, हमारी सीमेंट कंक्रीट की रोड को किस सीजन में दिक्कत है। बन गए हो तुम सिविल इंजीनियर, बन गए हो तुम सिविल इंजीनियर, पता चला तुम्हें। अब जब तुम रोड को देखोगे और ठंड के टाइम पे देखोगे तो तुम्हें उसका दर्द समझ में आएगा। जब तुम अब रोड को, रोड तो तुम्हें नहीं, रोड तो नहीं बताएगी चिल्ला चिल्ला के नहीं नहीं मुझे बहुत तकलीफ है, सीमेंट कंक्रीट की रोड है तो तुम्हें उस रोड को देखकर पता चल जाएगा कि कब। और जब गर्मी के दिनों में उसी रोड पे जाओगे ना, वो रोड तुम्हें मुस्कुराते हुए दिखेगी। गर्मी के समय में जब उस रोड पे जाओगे ना, सीसी रोड पे, गर्मी के समय में जब तुम उस रोड पे जाओगे, उस रोड पे एक अजीब सी बढ़िया सी मुस्कान होगी जो सिर्फ और सिर्फ तुम देख पाओगे। ठंड के टाइम पे दुख होगा, क्यों होगा कि नहीं होगा। विंटर के अलावा भी अगर हम बात करें तो दिन और रात में रोड में कब दिक्कत है, तो ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 50-50 गेम हो गया। दिन में भी दिक्कत है, रात में भी दिक्कत है। हम्म, समझ आ रहा है कुछ कि बस बता दो यार। आईआरसी ने एक गाइडलाइन दी, आईआरसी ने एक गाइडलाइन दी, आईआरसी ने बोला कि देखो यार इसके कंपैरिजन में इंटीरियर रीजन पे स्ट्रेसेस बहुत कम होते हैं। तुम्हें पता है इंटीरियर रीजन पे व्हील लोड स्ट्रेसेस तो बहुत कम होंगे, पहले ही बात कर चुके हैं, एरिया ज्यादा स्ट्रेसेस कम। तो कोर्ट ने बोला, आईआरसी ने बोला तुम एक काम करो, फालतू मेहनत मत करो, तुम इंटीरियर के लिए चेक मत करो, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द एज एंड कॉर्नर। तो अगर तुम्हें क्रिटिकल कॉम्बिनेशन चेक करना है तो एक काम करिए, आप एज पे चेक करिए और कॉर्नर पे चेक करिए। एज पे चेक करिए, कहां पे, एज पे चेक करिए बॉटम पे, और कॉर्नर पे चेक करिए टॉप पे। सीजन वाइज दोनों को चेक करिए, विंटर पे एज को चेक करिए दिन में, कॉर्नर को चेक करिए रात में। जो वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, तुम जो पेमेंट बनाना ना, तुम जो पेमेंट बनाना, उस पेमेंट के कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहां से जो भी वैल्यू मैक्सिमम आ रही कॉम्बिनेशन की, बस उससे ज्यादा रखना, तुम्हारी पेमेंट कभी नहीं फेल होगी टेंशन में, तुम्हारी पेमेंट कभी नहीं फेल होगी टेंशन में। इनमें से जो भी क्रिटिकल टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं उससे ज्यादा की स्ट्रेंथ बस अपने कंक्रीट में इंट्रोड्यूस कर देना, पेमेंट विल नेवर फेल अंडर द टेंशन। और अगर ये टेंसाइल स्ट्रेसेस तुम्हारे कंक्रीट की क्षमताओं से ज्यादा निकल गए, वहीं से चटक जाएगी पेमेंट, वहीं पे कंक्रीट फेल हो जाएगी, वहीं पे कंक्रीट फेल हो जाएगी। तो दिस वाज द स्ट्रेस एनालिसिस दैट वी हैव परफॉर्म्ड। सब क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन है, सीजन वाइज कब है, दिन कब है, व्हील लोड स्ट्रेसेस, वार्पिंग स्ट्रेसेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। क्लियर है, क्लियर है मेरे लाल। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं,
आईआरसी ने कुछ आपको बताया, क्या बताया है? व्हील लोड स्ट्रेसेस एट द कॉर्नर इज मैक्सिमम, बात कर चुके हैं। इंटरमीडिएट होगा एज पे और मिनिमम होता है इंटीरियर पे, ये बात हम कर चुके हैं, ये बात हम लोग कर चुके हैं। वार्पिंग स्ट्रेसेस की अगर बात करें तो ये मैक्सिमम होते हैं इंटीरियर पे, इंटरमीडिएट होते हैं एजेस पे और मिनिमम होते हैं कॉर्नर पे। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस इज जीरो एट द कॉर्नर एंड मैक्सिमम एट द सेंटर। यही तो तीन स्ट्रेसेस थे, तीनों स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड, तीनों स्ट्रेसेस का नेचर, तीनों स्ट्रेसेस का ऑर्डर, वर्स्ट कॉम्बिनेशन, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, सब निपटा दिया। All the part that we have covered till now, I hope the discussion is clear to everyone. If anyone having any doubt, any query at any point, you can ask your doubt, you can ask your query. एक सवाल देखो जरा, एक सवाल करो, ये एक सवाल करो जरा, बताओ देखें क्या समझ में आया। एक सवाल करो, देखो क्या समझ में आ रहा है। क्या बोला गया है? बोला है इन द लोड वार्पिंग स्ट्रेसेस एंड द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस इन द सीमेंट कंक्रीट स्लैब आर 210 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 290 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट विल बी द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस ड्यूरिंग द समर इन मिड डे, ड्यूरिंग द समर इन मिड डे, ड्यूरिंग द समर इन मिड डे। देखो भाई, हो पाएगा ये सवाल? व्हील लोड स्ट्रेसेस दे रखे गए हैं, व्हील लोड स्ट्रेसेस दे रखे गए हैं तुम्हें बेटा 210 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वार्पिंग स्ट्रेसेस दे रखे गए हैं, वार्पिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू दे रखी गई है 290 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस दे रखे गए हैं, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस दे रखे गए हैं 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पूछा गया है क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बताइए कब बताना है? समर में, समर में वो भी मिड डे में, समर में मिड डे में, समर में मिड डे में। इधर आओ जरा, ये देखो, ये देखो, समर में मिड डे में, समर में मिड डे में क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो भैया आप एक बात बताओ, कौन सी लोकेशन पे चेक कर लें? टेंशन जहां पे ज्यादा वहीं पर हम चेक करेंगे। तो तुम्हें नहीं लगता हम एज पे अगर चेक कर लें तो समर में व्हील लोड भी देखो तुम्हारा, व्हील लोड भी टेंशन में है, देखो व्हील लोड भी टेंशन पे है, यस और नो। दिन के टाइम पे ये वार्पिंग स्ट्रेसेस भी टेंशन है, यस और नो। और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस कैसे हैं? वो कंप्रेसिव हैं केवल। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस कैसे हैं? कंप्रेसिव हैं। ये दो स्ट्रेसेस आपको टेंसाइल मिल रहे हैं, तो क्रिटिकल कंडीशन कॉर्नर होगा या एज होगा? क्रिटिकल कंडीशन कॉर्नर होगा या एज होगा? तो हमें समझ में आ रहा है कि इन तीनों लोकेशन वाइज अगर हम बात करें इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे, तो मेरे हिसाब से एज शुड बी द क्रिटिकल, एज क्रिटिकल है। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? बोलो भाई। एज इज क्रिटिकल इन द समर डे। आओ तो भैया, जब एज क्रिटिकल है, अभी तो बताया है, एज अगर क्रिटिकल है तो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, तो चलो टेंशन को ले लो पॉजिटिव और कंप्रेशन को ले लो निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हील लोड स्ट्रेसेस टेंसाइल हैं, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस भी टेंसाइल हैं, और सॉरी वार्पिंग स्ट्रेसेस भी टेंसाइल हैं, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस कंप्रेसिव हैं। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस इंटीरियर पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, शमशाद पहले ही बता दिया। इंटीरियर पे
मैथमेटिकली ये वैल्यूज बहुत कम होती, तो आईआरसी ने सजेस्ट किया ओनली गो फॉर द एज एंड कॉर्नर, एज और कॉर्नर पे चेक करिए, नो नीड टू चेक फॉर द इंटीरियर, मैग्नीट्यूड विल बी वेरी लेस। आंसर 200, 400, 500, 500 में से चला गया 10, ये आपके क्रिटिकल स्ट्रेसेस आ गए, वो भी कैसे हैं, टेंसाइल। ऐसे सवाल आते हैं। तो थ्योरेटिकल सवाल भी आपको यहां से देखने को मिलते हैं और आपको यहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको यहां से देखने को मिलती है। आई होप द इंटायर स्ट्रेस एनालिसिस फॉर द डिजाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट, 2 नंबर के सवाल आते हैं ऐसे, 2 नंबर के सवाल आते हैं, बट इस 2 नंबर के सवाल को समझने के लिए, इस एक लाइन को लिखने के लिए हमें पूरी स्ट्रेस एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि पूछा क्या गया है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको मैग्नीट्यूड की चिंता नहीं है। अरे मैग्नीट्यूड तो बता दिया उसने, हमें मेन गेम है क्रिटिकल कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए, और मैग्नीट्यूड निकालना भी हमें आता है। नहीं नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में आ जाएगा ना, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में आ जाएगा। बिल्कुल ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो, कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, टेंसाइल और कंप्रेसिव का साइन कन्वेंशन अपोजिट होना चाहिए, दैट्स इट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। So in this way we have completed the second part of the design of the rigid payment, that was the stress analysis. स्ट्रेस एनालिसिस वाले पार्ट को भी बेटा हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी द डिजाइन ऑफ, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द रिजिड पेमेंट इज गोइंग टू बी द डिजाइन ऑफ जॉइंट। क्योंकि टेम्परेचर स्ट्रेसेस हैं, क्योंकि वार्पिंग स्ट्रेसेस हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस हैं, तो इनके लिए हमें प्रॉपर करने पड़ेंगे जॉइंट्स की डिजाइनिंग। इनके लिए हमें प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, जॉइंट्स की डिजाइनिंग। देखो जॉइंट्स हमारे रिजिड पेमेंट में 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, एक होते हैं बेटा आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, और दूसरे होते हैं आपके ट्रांसवर्स जॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स और दूसरे होते हैं आपके ट्रांसवर्स जॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके लाइक वार्पिंग जॉइंट, वार्पिंग जॉइंट, और जो ट्रांसवर्स जॉइंट होते हैं लाइक एक्सपेंशन जॉइंट, लाइक एक्सपेंशन जॉइंट, लाइक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, लाइक कंस्ट्रक्शन जॉइंट, लाइक कंस्ट्रक्शन जॉइंट, और अगला जो जॉइंट होता है वो होता है वार्पिंग जॉइंट। तो देखो वार्पिंग जॉइंट जो होते हैं ना, वो दोनों जगह प्रोवाइड करते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल में भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसवर्स में भी प्रोवाइड करते हैं। अब पहले समझ लो जॉइंट होते क्या है, फिर देखते हैं कहाँ होते हैं, रोड में ये भी देखेंगे, फिर हम देखेंगे कहाँ पर होते हैं। जरा ध्यान से देखना, जब हमारी पेमेंट में कभी भी एक्सपेंशन होगा, कब एक्सपेंशन होगा, विंटर। हमारी जब पेमेंट एक्सपेंड करना चाहेगी कब ऐसा होगा, ड्यूरिंग द विंटर, सॉरी ड्यूरिंग द समर। समर के केस में आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा फील्ड का, उसी केस में टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से पेमेंट विल ट्राई टू एक्सपेंड। तो जब उस एक्सपेंशन के लिए आपको नहीं लगता है कि हमें कुछ ज्वाइंट डिजाइन करने चाहिए ताकि वो एक्सपेंशन स्मूथली हो सके, ताकि वो एक्सपेंशन स्मूथली हो सके, पेमेंट की टॉप सरफेस में किसी भी तरीके का कोई डैमेज ना हो, तो टू अलाउ द एक्सपेंशन वी आर प्रोवाइडिंग द एक्सपेंशन जॉइंट। टू अलाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेमेंट वी आर प्रोवाइडिंग द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अगला जो जॉइंट है वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अगला जो जॉइंट आपको दिख रहा है बेटा वो है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। सर ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट का गेम क्या होता है, समझा दूंगा अभी।
तो इसको, इन सभी को समझने के लिए एक मैं डायग्राम बनाता हूं। इन सभी चीजों को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, तो तुम्हें थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी। देखो बेटा, जरा ध्यान से समझो, एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन होता कैसे है। जरा समझिएगा ध्यान से। ये एक आपको मैंने रोड दिखाई। अगर ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है, तो तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो, तो क्या मैं ऐसी डायरेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ रोड बोल सकता हूं? बोलो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, तो दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड, यस और नो? दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड, बोला जा सकता है बेटा ऐसा, यस और नो? कैन वी से लाइक दिस? दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। तो भैया अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो क्या इसको मैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोल सकता हूं? तो क्या मैं इसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोल सकता हूं? बोलो। तो देखो, तो मैं नहीं लगता है कि एक ज्वाइंट आपको दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, एक ज्वाइंट आपको दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, बेटा इसी ज्वाइंट को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। इसी ज्वाइंट को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। कुछ ज्वाइंट आपको दिख रहे हैं जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। ये तीनों ज्वाइंट जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये एग्जाम्पल है एक्सपेंशन नहीं, तीनों नहीं, दो, वो वाला अलग है। ये है बेटा आपके एक्सपेंशन ज्वाइंट। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही कुछ ज्वाइंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि फुल डेप्थ ज्वाइंट नहीं होते हैं, जो कि फुल डेप्थ ज्वाइंट नहीं होते हैं। ऐसे ज्वाइंट्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। ऐसे ज्वाइंट्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स, टू अलाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेमेंट, टू अलाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेमेंट। अब देखो, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था, कंस्ट्रक्शन करते करते क्या हुआ कि मैं इस स्लैब को, इन दोनों स्लैब को पूरा नहीं बना पाया। मुझे किसी भी वजह से अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को यहां पर रोकना पड़ा। मुझे किसी भी वजह से अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को यहां पर रोकना पड़ा। अब आगे अगले दिन आके मैंने इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। ये देखो, ये मैंने कंस्ट्रक्शन को क्या किया, कंप्लीट किया, और फिर ये अगली पेमेंट बनाई। तो मुझे लगता है ये जो ज्वाइंट है, ये किसकी वजह से आ गया? ये पूरी एक स्लैब थी, इसमें ये ज्वाइंट आ रहा है। दिस इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, दिस इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। आपने इस पूरी स्लैब को दो पार्ट में कंस्ट्रक्ट किया, जिसकी वजह से ज्वाइंट आ गया। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। तो किसी भी हालत में, किसी भी हालत में ये ज्वाइंट्स डिजायरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जहां पर ये ज्वाइंट आ गया, इस स्लैब का सबसे वीकेस्ट जो पोर्शन होगा, ये ज्वाइंट वाला पोर्शन होगा, यस और नो? तो तुमने अगर अपने घर के आसपास कभी घर बनते हुए देखा हो, देखा है, सबने देखा होगा, तो जनरली देखते हो सुबह 9 बजे वर्कर आते हैं, मैसन आता है, लेबर मिस्त्री आते हैं, 9 बजे 10 बजे जो भी टाइम है, शाम को 5-6 बजे चले जाते हैं, देखा है? फिर अगले दिन आते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हारे स्लैब की कास्टिंग हो रही होती है, उस दिन तुम ध्यान देना कि एक बार अगर काम शुरू हो गया,
जिस दिन कास्टिंग हो रही होती कंक्रीट की, तो फिर वो काम तभी खत्म होगा, छुट्टी तभी होगी जब वो कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। छत छत मान लो हो रही, छत की कास्टिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं कि आधी आज कर लो आधी कल कर लेंगे, नहीं भैया। फिर चाहे रात का 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए, कास्टिंग पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कास्टिंग के दौरान आपने अपना काम रोक दिया, अगले दिन चालू करोगे, वहां पे आ जाएगा ज्वाइंट, और ज्वाइंट होता है सबसे वीक। अरे भैया हमारे ज्वाइंट ही तो सबसे वीक होते हैं मेंबर। यस और नो? कभी गिर के देखो, सबसे पहले क्या टूटेगा? ज्वाइंट। हाँ या ना? बोलो। तो किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे वीक पोर्शन क्या होता है? ज्वाइंट। तो इसलिए कभी भी कंस्ट्रक्शन को इस तरीके से हम लोग कैरी ऑन नहीं करते हैं जिससे ये कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आ गए। अगर आ गया तो ऐसे ज्वाइंट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। तो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स हो गए, और ये सभी ज्वाइंट्स जो आपने प्रोवाइड किए हैं, एक्सपेंशन ज्वाइंट, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, क्या ये सभी ट्रांसवर्स ज्वाइंट हैं? क्या ये सभी ट्रांसवर्स ज्वाइंट हैं? बोलो, क्या ये सभी ट्रांसवर्स ज्वाइंट हैं? यस और नो? तो ये कहानी क्लियर हो गई, कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, ट्रांसफर ज्वाइंट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और कंस्ट्रक्शन। हमें जो बेटा बातचीत करनी है, हमारा जो डिस्कशन होगा, हमें इन दो ज्वाइंट्स के बारे में डिटेल में बात करनी है। हमें इन दो ज्वाइंट्स के बारे में डिटेल में बात करनी है। अब एक चीज और समझो, इन ज्वाइंट्स में हम कुछ बार्स भी प्रोवाइड करते हैं। इन ज्वाइंट्स में हम कुछ बार्स रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? बोले ऐसे। देखो ये ग्रीन वाली बार्स, जितने भी एक्सपेंशन ज्वाइंट आपको दिख रहे हैं, उन एक्सपेंशन ज्वाइंट में ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना क्या होता है? कंपलसरी होता है। जितने भी ये एक्सपेंशन ज्वाइंट आपको दिख रहे हैं, इन एक्सपेंशन ज्वाइंट में ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना क्या होता है? कंपलसरी होता है। देखो सरिया तो सरिया है, रीइंफोर्समेंट तो रीइंफोर्समेंट है, लेकिन इनकी पोजीशन के हिसाब से इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो बार आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट में, क्या मैं बोल सकता हूं दीज बार्स आर प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक? बोलो, ये जो बार्स आपने प्लेस किए हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक प्लेस किए हैं? हाँ या ना? सबसे सवाल आता है। क्या मैं बोल सकता हूं दीज बार्स आर प्लेस्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड? दीज बार, दीज, देखो कहने गैप कितना होता है, ये अलग ही भाग रहे हैं, ये अलग ही भाग रहे हैं। अभी हमने कहा कि ज्वाइंट खत्म हो गया है, अभी कहा क्या कि ज्वाइंट खत्म हो गया, हमने कहा इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो गए थे क्या? अभी अभी कहा कि हम अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन दोनों दोनों ज्वाइंट्स के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। तब ये सो गए थे। क्षितिज अब पूछ रहे हैं सर, अरे अभी शुरू करें, अभी तो केवल एक्सप्लेन किया भाई, ज्वाइंट होते क्या हैं, कब सुधरोगे? अब तो सब्जेक्ट भी खत्म हो गया, अब तो सुधर जाओ, तो अगले सब्जेक्ट में आराम रहेगा सीखने में। चलो मेरे में नहीं सुधरे कोई बात नहीं, आगे वाले सब्जेक्ट के लिए तो सुधर जाओ हैं। वही तो डिजाइन करना है कि कितना गैप होगा, कितनी स्पेसिंग होगी, कितनी कितनी दूर में ज्वाइंट प्रोवाइड करेंगे, यही तो डिस्कशन का पार्ट है। करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, ये जितनी भी ग्रीन वाली बार दिख रही हैं आपको, क्या मैं बोल सकता हूं दीज बार्स आर प्रोवाइडेड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड, और इन द लॉन्गिट्यूडनल, और इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, और अक्रॉस द ट्रांसवर्स ज्वाइंट, और अक्रॉस द ट्रांसवर्स ज्वाइंट? बोल सकते हैं ऐसा कि नहीं? तीनों बातें सही हैं। अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट है, तो अक्रॉस द ट्रांसवर्स ज्वाइंट भी तो है ये बार, अक्रॉस द ट्रांसवर्स ज्वाइंट भी तो है ये बार। बोलो बेटा, अक्रॉस द ट्रांसवर्स ज्वाइंट भी तो है ये बार।
और जितनी भी ये ग्रीन वाली बार दिख रही हैं, इनको बेटा हम प्यार से आज के बाद बोलेंगे डावल बार। ये जितनी भी ग्रीन वाली बार आपको दिख रही हैं, इनको आज के बाद हम प्यार से बोलेंगे डावल बार। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? तो दीज आर द डावल बार, दीज आर द डावल बार। चलिए सर, एक बार हम प्रोवाइड करेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाले ज्वाइंट में, कुछ बार्स हम प्रोवाइड कर देते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाले ज्वाइंट में। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स में बेटा जितनी भी गुलाबी गुलाबी बार दिख रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टाई बार, इनको हम लोग बोलते हैं टाई बार। सवाल आता है, टाई बार आर प्लेस्ड, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और हाँ या ना में जवाब लिखिएगा, हाँ या ना में चैट बॉक्स में जवाब लिखिएगा। टाई बार्स आर प्लेस्ड along the direction of traffic, tie bars are placed along the direction of traffic, this statement is correct or incorrect, मतलब सही है गलत है, हाँ या ना में लिख दो। tie bars are placed along the direction of the traffic, no, across the direction of the traffic, along the transverse joint, across the longitudinal joint, across the direction of the traffic, these bars are known as the tie bar। तो अब हमें पढ़ना क्या क्या बचा? अब हम देखेंगे डिजाइनिंग ऑफ द, अब हम देखेंगे डिजाइनिंग ऑफ द एक्सपेंशन ज्वाइंट, अब हम देखेंगे डिजाइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, अब हम देखेंगे डिजाइन ऑफ द टाई बार, और हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द डावल बार। These 4 topics we will cover and this chapter will get over, और चैप्टर के साथ साथ this subject will get over। We will meet again at 6 p.m. We will meet again at 6 p.m. for the further discussion. This was all about for this class. Do join the class on the time. मिलते हैं 6 बजे for the further discussion. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.